अगर सो गाइस, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री, तो पहले हमें स्टोइकियोमेट्री ही पढ़ना चाहिए, बट पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, फिर स्टोइकियोमेट्री पे आऊंगी। देखो, मान लो तुमने एक सैंडविच बनाना है, ठीक है, और एक सैंडविच बनाने के लिए मुझे 2 ब्रेड और एक चीज चाहिए। एक हाइपोथेटिकल, अब तुम कहोगे कि मैम हम तो अनियन भी डालते हैं, टोमेटो भी डालते हैं, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ कि जो मेरा सैंडविच है वो 2 ब्रेड्स और एक चीज स्लाइस से बनता है, मतलब 2 ब्रेड और एक चीज स्लाइस। ओके, नाउ सपोज आई हैव 10 ब्रेड्स एंड 7 चीज स्लाइसेस, तो मेरे कितने सैंडविच बनेंगे? 10 ब्रेड्स है ना, पहले मैं 2 ब्रेड उठाऊंगी, एक चीज स्लाइस उठाऊंगी, एक सैंडविच बन जाएगा। फिर अगली 2 ब्रेड्स उठाऊंगी, एक चीज स्लाइस उठाऊंगी, दूसरा सैंडविच बन जाएगा। करते करते जब मेरी 10 ब्रेड्स यूज हो जाएंगी तो दो को एक एक चीज स्लाइस यूज हो जाएगी, तो 5 चीज स्लाइस यूज हो जाएंगी, है ना, और 10 ब्रेड्स यूज हो जाएंगी, 5 सैंडविचेस बन गए। अब मेरी चीज स्लाइस 7 थी, यूज कितनी हुई? 2 बच गई। लेकिन इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम हुआ? ब्रेड। अब दिखने में तो ब्रेड ज्यादा थी, कि ब्रेड नंबर ऑफ ब्रेड्स मैंने कितनी ली थी? 10, और नंबर ऑफ चीज स्लाइसेस कितनी ली थी? 7। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कौन सा रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया? दैट वाज ब्रेड। तो ब्रेड इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो नहीं होता जो दिखने में कम है। अगर आप कहोगे मैम 10 ब्रेड्स हैं, 7 चीज स्लाइस हैं, दिखने में तो चीज स्लाइस 7 थी, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको लगेगा कि कम चीज स्लाइस हैं। नो, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हमारा जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, दैट इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है दैट इज एक्सेस रिएजेंट, दैट इज अवर एक्सेस रिएजेंट। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कौन लिमिटिंग रिएजेंट रहा? ब्रेड। और कौन एक्सेस रिएजेंट रहा? चीज। चीज एक्सेस रिएजेंट क्यों रही? क्योंकि यूटिलाइज सिर्फ 5 हुई अकॉर्डिंग टू दी 10 ब्रेड्स, और 2 कितनी रह गई? बच गई। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रोडक्ट कितने बने, कितने सैंडविचेस बने? 5। 7 तो नहीं बने ना, क्योंकि दैट मीन्स जब भी हमें किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट निकालना होता है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप किसी भी रिएक्टेंट से नहीं निकाल सकते। आपको लगेगा 7 चीज स्लाइस है मैम, 7 सैंडविचेस बनेंगे, बट क्या 7 सैंडविचेस बने? नहीं, सैंडविचेस सिर्फ कितने बने? 5, क्योंकि दैट इज अकॉर्डिंग टू द ब्रेड। यानी कि जब भी हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, जब भी हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना होता है, तो उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ता है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ब्रेड 10 थी, तो 2 ब्रेड एक सैंडविच बना रही थी, अगली 2 ब्रेड ने दूसरा सैंडविच बनाया, अगली 2 ब्रेड ने तीसरा सैंडविच बनाया, अगली 2 ब्रेड ने चौथा सैंडविच बनाया, एंड लास्ट 2 ब्रेड ने कितने? 5 सैंडविचेस बने। तो 7 सैंडविचेस नहीं बने, कितने सैंडविचेस बने? बिकॉज ब्रेड डिसाइड्स कि कितने सैंडविचेस बनेंगे, क्योंकि इस केस में ब्रेड लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो तुम्हारे पास ब्रेड 10 है लेकिन चीज स्लाइसेस 3 है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ कि ब्रेड अभी भी 10 ले रही हूँ, लेकिन अब मैंने चीज स्लाइसेस कितने ले लिए? 3। अब 2 ब्रेड को एक चीज स्लाइस मिला, एक सैंडविच बन गया। 2 ब्रेड को दूसरा चीज स्लाइस मिला, दूसरा सैंडविच मिल गया। अगले 2 ब्रेड को एक और चीज स्लाइस मिला, तो कितने सैंडविचेस बने? 3 ही सैंडविचेस बन पाए, क्योंकि इस केस में माई चीज स्लाइस इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड माई ब्रेड इज द एक्सेस रिएजेंट। तो हमेशा 2 रिएक्टेंट्स में से क्या होता है कि कभी कभार एक रिएक्टेंट जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उससे ज्यादा दिया होता है, और एक रिएक्टेंट हमें जितना रिक्वायर्ड होता है उससे क्या दिया होता है? कम। तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला है, जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज गोइंग टू बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट। और जब आप डिसाइड कर लोगे ना कि दोनों रिएक्टेंट में से मेरा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, उससे आप डिसाइड करोगे कि प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं। इफ योर ब्रेड इज द लिमिटिंग रिएजेंट देन 5 सैंडविचेस बन रहे थे। जब 3 चीज स्लाइसेस लिमिटिंग रिएजेंट थी तो सैंडविचेस कितने बन रहे थे? 3। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का लेमैन लैंग्वेज में, कि ठीक है मैम आपने एक एग्जांपल तो बता दिया, बट नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री।
अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि अगर आपको दो रिएक्टेंट्स गिवन है तो हाउ विल वी डिसाइड कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा मतलब एक्सेस रिएजेंट है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी दूंगी, बट उसके लिए ना सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री की। अब स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? अब मैं इस एग्जांपल में अगर बात करूं, आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कितने सैंडविचेस बनेंगे? क्योंकि आपको स्टोइकियोमेट्री पता है कि आपको दो ब्रेड और एक चीज स्लाइस चाहिए। आपको दो ब्रेड और क्या चाहिए? अगर मैं स्टोइकियोमेट्री बदल दूं, मतलब अगर मेरे सैंडविच को दो ब्रेड को दो चीज स्लाइस चाहिए होते, फिर सारा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट बदल जाता। दो ब्रेड को दो चीज स्लाइस, अगली दो ब्रेड को दूसरी चीज स्लाइस, सेवन सेवन चीज स्लाइसेस तो पहले ही खत्म हो जाती, क्योंकि आपको दो दो ब्रेड को कितनी कितनी चीज स्लाइसेस देनी पड़ती? 2। तो अब मैं जब ये चेंज कर रही हूँ कि अब मेरी दो ब्रेड्स को दो चीज स्लाइस चाहिए, तो मैं क्या चेंज कर रही हूँ? स्टोइकियोमेट्री। क्या चेंज कर रही हूँ? तो हाउ मच वन रिएक्टेंट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द अदर रिएक्टेंट? क्या दो ब्रेड को एक चीज स्लाइस चाहिए या दो ब्रेड को दो चीज स्लाइस चाहिए? जो 2 हम नंबर दे रहे हैं, यही क्या होती है? Stoichiometry is basically the number of reactants that are actually going to react. अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि एक रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? बिल्कुल सिंपल फंडा है, आपने कुछ नहीं करना। स्टोइकियोमेट्री मीन्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट। ठीक है, अब इस ब्रेड और चीज स्लाइस को भूल जाओ, वो तो हमने क्या हाइपोथेटिकल एग्जांपल किया था कि दो ब्रेड को एक चीज स्लाइस चाहिए या दो ब्रेड को। अब हम आते हैं रिएक्शन पे। हमें रिएक्शन में कैसे पता लगेगा कि कितने रिएक्टेंट को कितना दूसरा रिएक्टेंट चाहिए? उसके लिए हमें इसके आगे वाली स्टोइकियोमेट्री देखनी होती है। इसके लिए हमें क्या देखनी होती है? आगे वाली। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकियोमेट्री? आगे वाली मतलब H2 के आगे आपको क्या दिख रहा है? तो इसका मतलब मिनिमम 2 moles of H2 are going to react with how many moles of O2? 1। तो ये रिलेशनशिप, जैसे मैं बोल रही थी ना कि दो ब्रेड को एक चीज स्लाइस चाहिए, इसमें ये दो हाइड्रोजन को मिनिमम कितने ऑक्सीजन चाहिए? तो अगर मैं पूछूं 4H2 को कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2 मोल्स को 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल को कितने ऑक्सीजन चाहिए? 1/2। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन को कितने ऑक्सीजन चाहिए? 1/2 इंटू 4, दैट इज, ये तो यूनिटरी मेथड है। फिर आगे तो आपका क्या आ जाएगा? यूनिटरी मेथड। पहले स्टोइकियोमेट्री समझो। स्टोइकियोमेट्री गिव्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किसके बीच के? रिएक्टेंट्स के बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है कि कितने एक रिएक्टेंट को कितने दूसरे रिएक्टेंट चाहिए। अब ये स्टोइकियोमेट्री हम तभी डिसाइड कर सकते हैं अगर रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो। अगर हमारी रिएक्शन कैसी हो? अब मान लो इसी रिएक्शन को कोई बच्चा लिख दे कि 1H2 + 1O2 गिव्स वाटर, तो अब आप इसके आगे वाले मोल से स्टोइकियोमेट्री डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री सिर्फ तभी डिसाइड होगी अगर आपकी रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड। और उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे स्टोइकियोमेट्री नजर आ रही है, जैसे मुझे H2 के आगे 2 नजर आ रहा है, तो ये हमें रिलेशनशिप दे रही है कि मिनिमम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। ये हमें रिलेशनशिप मिल गया। किसके बीच में रिलेशनशिप मिल गया? रिएक्टेंट्स के बीच में भी रिलेशनशिप मिल गया। प्लस stoichiometry is not only about the reactants, it is also about the product, कि कितने reactants आपस में कंबाइन करेंगे और कितना प्रोडक्ट बनेगा। ओके, बट क्या स्टोइकियोमेट्री मोल टू मोल ही है? मतलब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कितने ऑक्सीजन चाहिए, फिर तो आप झट से बोल दोगे 1। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने मॉलिक्यूल्स को कितने ऑक्सीजन मिलेंगे, तो आपने कुछ नहीं करना। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻⁻। तो अगर एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज 12.044 इंटू 10⁻। और इसमें तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻। और उधर 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 मोल्स भी कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे? तो यानी कि कल को हमें क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स की टर्म में भी आ सकता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 24 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
तो हमने जब भी स्टोइकियोमेट्री में काम करना है तो हम मोल टू मोल रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल को जब हमें स्टोइकियोमेट्री, देखो स्टोइकियोमेट्री इज फुल न्यूमेरिकल टॉपिक, कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी बस इतनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है एक तो रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड बिटवीन प्रोडक्ट्स। और वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए स्टेप 1 क्या होना चाहिए कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन शुड बी। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद स्टेप 2 आपने क्या करना है, उसकी स्टोइकियोमेट्री उतार लेनी है। क्या उतार लेनी है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। जैसे H2 का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 2 मोल। O2 का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 1 मोल। और वाटर का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 2। सो व्हेन यू डू दिस यू गेट मोल टू मोल रिलेशनशिप। व्हेन यू डू दिस, जब आप स्टोइकियोमेट्री उतारते हो, यू गेट मोल टू mole relationship. Then I am saying that the second type of numerical that you are going to get of the stoichiometry would be, जिसमें आपसे molecules के टर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मैं इतने molecules H2 के ले रही हूँ तो O2 के कितने molecules प्रोड्यूस होंगे, या अगर मैं इतने molecules O2 के ले रही हूँ तो कितने मिनिमम H2 के molecules मुझे लेने चाहिए। मतलब कभी कभी आपको यूनिटरी मेथड molecules के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जब भी तुम्हें स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आता है ना, तुम जैसे रिएक्शन लिखते हो उसकी स्टोइकियोमेट्री उतारते हो, साथ में उसको मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर लो, साथ में उसको किस में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल है। अगर आपने ये देख ही लिया है कि मोल कितने रिएक्ट कर रहे हैं, 2, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट कर रहे होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁴। उन लोगों को शायद नहीं समझ आ रहा होगा जिन्होंने मोल कंसेप्ट नहीं करा, बट आई थिंक हमें सबको पता होना चाहिए कि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁴, विच इज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो वहां से तुम्हें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिलेशनशिप मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो मैं बाद में बताऊंगी। अब कभी कभार ग्राम के टर्म्स में भी पूछा हो सकता है कि अगर मैं 4 ग्राम H2 ले रही हूँ, कितना ग्राम H2 का कितना ग्राम ले रही हूँ, तो O2 कितने ग्राम रिएक्ट करे। मतलब अगर मैं H2 का 4 ग्राम ले रही हूँ तो O2 के कितना मास रिएक्ट, मतलब अब क्वेश्चन मास टू मास के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। किसके टर्म्स में पूछा जा सकता है, तो मास टू मास के लिए हम पहले ही क्या करेंगे, इन मोल्स को करेस्पॉन्डिंग मासेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, एक मोल का मास कितना होता है, जितना मोलर मास। एक मोल का मास कितना होता है, जितना, जैसे H2 का मोलर मास कितना होगा, 2 इंटू 1 दैट इज। बट यहाँ पर मिनिमम H2 कितने रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 का कितना मास होगा, 2 इंटू 2 4 ग्राम, 2 इंटू 2। वाई आई हैव टेकन 4 ग्राम, क्योंकि H2 का 2 ग्राम होता है, बट स्टोइकियोमेट्री कह रही है कि मिनिमम H2 कितना रिएक्ट कर रहा है, तो उसका मास भी कितना रिएक्ट करेगा, 2 इंटू जितना उसका मोलर मास विच इज 2 दैट इज। तो O2 कितना कितना रिएक्ट कर रहा है, 1 के मोल, एक O का मोलर मास कितना होता है, 2 इंटू 16 दैट इज 32। तो इसका मतलब हमें रिलेशनशिप मिल गया कि मिनिमम H2 का 4 ग्राम कितने O2 से रिएक्ट करता है, 4 ग्राम किससे रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम किससे रिएक्ट करेगा, 32 बाय, फिर जितने ग्राम में उन्होंने पूछा होगा वो तो यूनिटरी मेथड है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोइकियोमेट्री। आई अगेन रिपीट, बिफोर आई स्टार्ट डूइंग यू मेक यू डू न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री इज नॉट अ थ्योरेटिकल टॉपिक, इट जस्ट कमिंग टू न्यूमेरिकल्स। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया कि सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्री है क्या। स्टोइकियोमेट्री गिव अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्या देती है हमें, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किसके बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, रिएक्टेंट्स एज वेल एज, but in a balanced chemical equation, in a, so the last 3 words are very important कि अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही ना हुई और आपने उसकी स्टोइकियोमेट्री उतार के अपने आप एक रिलेशनशिप बना लिया, तो उससे तो आपके सारे आंसर्स ही रॉन्ग आएंगे। क्योंकि अब ब्रेड तो 2 ब्रेड को एक चीज स्लाइस चाहिए, आप कुछ और ही स्टोइकियोमेट्री ले रहे हो, आप ले रहे हो कि 2 ब्रेड को 2 चीज स्लाइस चाहिए, वो तो फिर स्टोइकियोमेट्री गलत हो जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो वो रिलेशनशिप सही हो। वो रिलेशनशिप तभी सही होगा अगर हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड। फिर तुमने क्या करना है, जो भी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी स्टोइकियोमेट्री उतार लेनी है। क्या उतार लेनी है, जैसे H2 की स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है गाइस, 2, O2 की स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1, H2O की स्टोइकियोमेट्री क्या है। ये स्टोइकियोमेट्री तुम्हें मोल टू मोल रिलेशनशिप दे रही है। क्या दे रही है, मतलब जब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कितने H2 के मोल्स 2 मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, या कितने
मोल्स ऑफ O2 4 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब जब तुम्हें क्वेश्चन मोल टू मोल के टर्म्स में होगा, फिर हम इन्हीं मोल से चेक करेंगे कि 2 को 1 चाहिए तो 1 को कितना चाहिए, यूनिटरी मेथड, और फिर जो क्वेश्चन में पूछा होगा। देन सेकंड, मास कैसे हेल्पफुल है, मास क्यों निकालना है? मास क्यों निकालना है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अब मैं आगे तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगी, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछे वंशिका, क्या पूछे हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन, कि कितना मास ऑक्सीजन चाहिए टू बर्न 14 ग्राम। अब मुझे एक बात बता, उन्होंने जो दूसरा रिएक्टेंट दिया उसका क्या दिया है, मास, और जो दूसरे रिएक्टेंट है वो भी क्या पूछा है। तो जो तूने मोल्स को मास में कन्वर्ट किया था वो इसी हेल्प के लिए आएगा कि पहले तुम उस देखोगे कि इतना मास इतने मास से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने मास से रिएक्ट करेगा, दिस अपॉन दिस। फिर ये वही तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मास टू मास रिलेशनशिप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें मोल्स को करेस्पॉन्डिंग मासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो जब हम करेंगे ना धीरे धीरे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या यूटिलिटी है। बट यहाँ से ये एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो रहा है कि समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ mass, sometimes the question would be asked in terms of volume। तो अब तुम्हें क्या समझ आ रही है कि जो हमने मोल्स निकाले हैं हमें करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करना चाहिए उनको। जो करस्पॉन्डिंग हमने मोल्स निकाले हैं इनको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, अब वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक मोल का मास कितना होता है 22, सॉरी एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो जिन्होंने मोल कंसेप्ट कर रखा है दे नो दैट 1 मोल ऑफ अ गैस at STP it always acquires how much volume 22.4 लीटर एट STP। हमेशा एक मोल का गैस, चाहे गैस N2 है, चाहे O2 है, चाहे H2 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, उसका वॉल्यूम हमेशा कितना होता है 22.4 लीटर। तो इतना बात पक्का है ना कि अगर एक मोल का 22.4 लीटर है तो 2 मोल का कितना होगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज H2 की कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 44 और O2 का तो सिर्फ एक मोल ही रिएक्ट कर रहा है ना, तो इसका तो सिर्फ कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा होगा। तो तुम्हें वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप भी मिल गया कि 44.8 लीटर H2 कितने O2 से रिएक्ट करती है 22.4 लीटर। तो 1 लीटर किससे रिएक्ट करेगी 22.4 डिवाइडेड बाय 44.8, फिर जितनी पूछी होगी। मतलब जो बाकी का कॉन्सेप्ट है वो तो तुम्हारा मैथ्स है कि इतना इतने से रिएक्ट कर रहा है तो 1 के लिए निकाल लो, जैसे हम ज्योमेट्री मेथड अप्लाई करते थे ना 10th स्टैंडर्ड तक कि 1 के लिए निकाल लो, फिर जितने में पूछा है वो तो तुम्हें समझ आ जाएगा। राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दिस दैट स्टोइकियोमेट्री इज नॉट ओनली अबाउट मोल टू मोल, इट कुड बी मास टू मास, इट कुड बी मास टू वॉल्यूम। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें बोले कि N2 का 14 ग्राम से कितने लीटर अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो रिएक्टेंट है उसका तुम्हें मास दें लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका क्या पूछ लें, वॉल्यूम। तो उसके लिए भी स्टोइकियोमेट्री से पता लग जाएगा, जिसका मास दिया उसका मास ले लेना, जिसका वॉल्यूम पूछा है वो 22.4 लीटर की टर्म्स में ले लेना। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री सिर्फ इतना ही है दैट इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दैट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कुड बी इन टर्म्स ऑफ मोल एंड मोल, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ मास एंड मास, इट कुड बी मास एंड वॉल्यूम, इट कुड बी वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। बाकी क्वेश्चंस करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो प्लीज जस्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री। एक बार ये लाइन, पानी पी लो, हाँ मेरे लिए भी ले आओ ना, एक बार ये डेफिनेशन लिख लो। और अगर आपको स्टोइकियोमेट्री तो मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं ट्रिक देने वाला, है तो सीधा मैथ्स ही है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए तो मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको देख के ही पता लग जाएगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। बट सीधा मैं लिमिटिंग रिएजेंट शुरू नहीं कर सकती, तो पहले हम स्टोइकियोमेट्री पे लिख लेते हैं। अब स्टोइकियोमेट्री थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है तो डेफिनेशन पूछेंगे नहीं, बट अपनी नॉलेज के लिए हम टॉपिक कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट अ स्टोइकियोमेट्री इज। किसी ने आपसे डिफाइन स्टोइकियोमेट्री कभी नहीं पूछना, जैसे मर्जी थोड़ा मिक्स ले आओ।
ठीक है, लिख लिया। इसके बाद ना ये लिख लेना, टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री। टाइप्स ऑफ मोल टू मोल, मास टू मास, मास टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम। थैंक यू। सो दिस इज टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री। मास और मोल का भी हो सकता हाँ बिल्कुल, मास टू मोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने मेनली 4 बना दिए हैं, बट आपकी इंटरप्रिटेशन सही है कि कई बार ऐसे भी हो सकता है मोल देख के मास पूछ लें, तो वो कौन सा रिलेशनशिप बन जाएगा, मोल टू मास, है ना। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटर, बिकॉज ये टॉपिक है ही न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, इसमें कोई ज्यादा थ्योरेटिकल है नहीं, है ना। ये टॉपिक हो गया, इसके बाद मोलारिटी मोलालिटी वाले टॉपिक हो गए। ये टॉपिक्स हैं जिनसे बच्चों को डर लगता है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल स्कूल में रिलेटेड टू मोलारिटी वाला, ओके ओके, वो तो 12th में भी है अभी टॉपिक, एंड स्टूडेंट्स फाइंड इट सो हार्ड, पता नहीं क्यों। बस मैं तुम्हें सिर्फ चैप्टर 1 के लिए एक ही टिप दे सकती हूँ कि पीछे वाले टॉपिक जो हमने करे हैं, जो अब हम करें, उनके न्यूमेरिकल्स छोड़ो मत कोई भी। डू ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल, तुम्हारे पास अपने आप ही तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाना है। बाकी डीपीएस में तो इतना पेपर हार्ड आता ही नहीं है, मतलब प्रिटी इजी, मतलब आई डोंट नो हाउ, बट डीपीएस का क्वेश्चन पेपर कंपेयर टू मुक्कत एंड कंपेयर टू पटेल इज लाइक इजी। मतलब मैं इजी नहीं बोलूंगी, मॉडरेट पेपर होता है, बहुत हार्ड नहीं होता। बाकी फेल होने वाले तो आपको पता ही है, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो तो कहीं भी नहीं पढ़ते। लिख लिया ये, चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन is needed to produce, how many moles of hydrogen is needed to produce 8 moles of water। पहले तो आपको लकीली रिएक्शन दे रखी है, ना दे रखी होती तो पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ती। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, वो भी बैलेंस। तो स्टेप 1 इज ऑलवेज राइट द बैलेंस इक्वेशन। इसमें तो दे रखी है ना, कई बार आपको क्वेश्चन में ना दे रखी हो, तो सबसे पहले तो आपका स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करने का स्टेप 1 ही यही होता है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपने जब इक्वेशन को बैलेंस करके लिख लिया, अब आपने क्या करना है, इसके मोल्स उतारने हैं। स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से H2 के कितने मोल्स हैं, 2, O2 के 1, तो कितने वाटर के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस इज एज पर स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री कहती है कि H2 के अगर 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं विद 1 मोल ऑफ वाटर, तो वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 मोल्स ऑफ वाटर। यानी कि क्वेश्चन H2 निकालने के बारे में दिए वाटर के हुए, मतलब O2 का तो दे नहीं रखा, तो O2 को तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब तुमने ये बताना है कि 8 वाटर प्रोड्यूस करने के लिए H2 के कितने मोल्स चाहिए। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करने के लिए H2 कितने चाहिए, 2 ही चाहिए ना। 2 मोल्स ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए H2 कितने चाहिए,
2। तो 1 मोल ऑफ H2O को प्रोड्यूस करने के लिए H2 कितने चाहिए? 2/2 दैट इज 1। तो 8 मोल्स ऑफ H2O को प्रोड्यूस करने के लिए H2 कितने चाहिए? 1 इंटू 8 8। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम ये तो देख के ही पता लग रहा था कि अगर 2 के लिए 2 चाहिए तो 8 के लिए 8 ही चाहिए होंगे, बट अगर आपको ये न्यूमेरिकल आता है यू हैव टू शो, आपको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। पहले मैंने इसका यहाँ पे मोल टू मोल रिलेशनशिप लिखा, पहले मैंने इसका मोल टू मोल रिलेशनशिप लिखा, और मोल टू मोल रिलेशनशिप लिखने के लिए मैंने सिर्फ स्टोइकियोमेट्री उतारी है। क्या उतारी है? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री से मुझे देखते ही पता लग गया कि क्वेश्चन में पूछा हाइड्रोजन के बारे में है, दिए वाटर के हुए हैं, तो मेरे को रिलेशनशिप वाटर और हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना था। किसका फाइंड आउट करना था? वाटर एंड, जो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था कि 2 को 2 चाहिए तो 8 को कितने चाहिए होंगे? 8। बट जस्ट टू शो, बिकॉज यू आर अपेयरिंग फॉर योर स्कूल एग्जाम, नॉट फॉर द ऑब्जेक्टिव, तो आप बिल्कुल इसी पैटर्न से चलोगे कि 2 को कितने चाहिए? 2। तो 1 को कितना चाहिए? 2/2, और 8 को कितने चाहिए? तो ऑब्वियसली 8। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ स्टोइकियोमेट्री, बट दिस स्टोइकियोमेट्री इज गोइंग टू गेट कॉम्प्लेक्स लेटर ऑन, बट एक स्टार्ट करने के लिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। लिख लिया सबने? ओके, अब ये करके देखो फिर से, मोल्स टू मोल्स का अपने आप करो। अब कम ऑन, अगेन स्टेप 1, पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, so we have written balanced chemical equation। तो उसके बाद हमने इनके उतारे मोल्स कि 2 मोल्स ऑफ H2 को 1 मोल O2 का चाहिए, तो वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 मोल्स के लिए O2 कितने चाहिए, यानी कि अब रिलेशनशिप इज बिटवीन O2 एंड वाटर, इसके बारे में बात नहीं हुई। O2 के निकालने हैं, वाटर के 5 दें, तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करने हैं तो O2 कितने चाहिए? 1। 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करना है तो O2 कितने चाहिए? 1/2। तो 5 मोल्स प्रोड्यूस करने के लिए O2 कितने चाहिए? 1/2 इंटू 5, 5/2 विच इज 2 पॉइंट। तो वो भी वैसे अंडरस्टूड था कि 2 के लिए आधे चाहिए, तो 5 के लिए भी तो 5 के आधे ही चाहिए होंगे, विच इज 2.5। बट हमने ऐसे मेंटली नहीं करना, ओरली नहीं करना, हमें खुद करके दिखाना है। अगर समझ आए तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रही हूँ, खुद करना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर मतलब इन ग्राम्स produced by combustion of 32 ग्राम ऑफ मीथेन। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन की आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। अभी तक जो 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए थे उसमें दोनों में इक्वेशंस गिवन थी। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री बच्चों को टफ ही इसीलिए लगती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फ्रेम द इक्वेशन में किसकी बात हुई है? कंबशन की। किसकी कंबशन करनी है? मीथेन की। तो प्लीज कैन यू ट्राई राइटिंग द रिएक्शन। लिखिए जपनीत। एक गलती है इसमें, जपनीत ने CH4 लिया, ठीक है, क्योंकि मीथेन की कंबशन करनी है। प्रोडक्ट में CO2 और वाटर बना दिए क्योंकि कंबशन में हमेशा हाँ O2, कंबशन इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ O2। अब देखो, अब तुम कहोगे कि मैम रिएक्शन हम खुद बनाएंगे। अरे बहुत बेसिक रिएक्शंस होंगी, जैसे कंबशन है, एवरीवन नोज कि कंबशन इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और जिसकी कंबशन की है वो भी रिएक्टेंट में ही आएगा। तो मीथेन की कंबशन है तो ऑब्वियसली CH4 इज गोइंग टू कम इन द रिएक्टेंट, O2 इज गोइंग टू कम इन द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? ऑलवेज CO2 प्लस। अब हमने इसको बैलेंस भी करनी है, रिएक्शन लिख के खुश नहीं हो जाना कि हाँ हमने रिएक्शन लिख दिया है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्टोइकियोमेट्री हैज नो मीनिंग इफ द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, है ना। तो कैन वी बैलेंस इट? बैलेंस करने के लिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। बट जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 करने के लिए 2 लगाया तो O2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पे हमें O को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ा? 2, है ना। तो सबसे पहले वी नॉट ओनली रोट द रिएक्शन, है ना, वी ऑल्सो बैलेंस्ड इट। हमने इसको लिखा और हमने इसको क्या किया? बैलेंस।
अब स्टोइकियोमेट्री का दूसरा रूल है कि तुमने बैलेंस करने के बाद उसकी स्टोइकियोमेट्री उतार लेनी है, यानी कि CH4 का 1 मोल कितने ऑक्सीजन के मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स के साथ। तो CO2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल, और वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल्स। ओके, बट अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन मास टू मास वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाटर पूछा है कि कितना वाटर बनेगा, बट इन ग्राम्स। 72 आ रहा है, यस राइट। वाटर का कितना ग्राम बनेगा, मतलब ग्राम में पूछा है। और किसकी कंबशन से, 32 ग्राम ऑफ मीथेन। अब यानी कि इन दोनों का तो कोई रोल नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि 32 ग्राम अगर आप मीथेन लेते हो तो वाटर के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये मास टू मास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अभी आपने इन मोल्स को करेस्पॉन्डिंग मासेस में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इन मोल्स को करेस्पॉन्डिंग मास में। और अभी मैंने बताया था कि मास में कन्वर्ट करने के लिए कैसे देखते हैं कि एक मोल का कितना मास है। अब CH4 नहीं, वॉल्यूम नहीं, मास। एक मोल का CH4 का उतना ही मास होगा जितना उसका मॉलिक्यूलर मास। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 + 4 यानी कि, तो 1 मोल हैज मास ऑफ, ठीक है। ऐसे इनका निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके बारे में तो पूछा ही नहीं है। तो वाटर के 2 मोल्स का मास कितना होगा, वाटर के 1 मोल का कितना होता है, 18, तो कितना होगा। अब तुम्हें ना रिलेशनशिप मिल गया मास टू मास का, कि अगर मीथेन 16 ग्राम कंबशन होती है तो वाटर कितना प्रोड्यूस होता है ना। कि अगर मैं 16 ग्राम मीथेन का लेती हूँ तो वाटर के मोल्स की टर्म्स में आंसर नहीं देना, मास की टर्म्स में आंसर देना है। किसकी टर्म्स में आंसर देना है, तो 36 ग्राम प्रोड्यूस होता है। 1 ग्राम मीथेन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, 36 बाय, सही है ना। तो 32 ग्राम से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, 36/16 इंटू 32 विच इज 70, जो जन्नत ने कैलकुलेट किया था। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मोल टू मोल का हुआ कि मास टू मास का, मास टू मास का। स्टार्ट हमने मोल से ही करा। देखो आप कहोगे कि मैम ये आपने मासेस में जो कन्वर्ट किया है वो भी तो यही देख के किया है कि 1 मोल का मास 16 ग्राम होता है और 2 मोल्स का मास, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि मोल्स की तो स्टोइकियोमेट्री हमें पहले उतारनी ही उतारनी है, तभी हम उनको करेस्पॉन्डिंग मासेस में कन्वर्ट कर पाएंगे ना। अगर हम कहेंगे क्वेश्चन मोल टू मोल का नहीं है मैम, हमने ये क्यों लिखा है कि इसका 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, अरे वो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तभी हमें पता लगा कि 1 मोल में कितना मास होता है। और यहाँ पे कितने वाटर के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, 2 मोल, तो 2 मोल के कितना मास होता है, तभी हमें पता लगा कि 16 ग्राम की कंबशन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, 36 ग्राम। 1 ग्राम की कंबशन से कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 36 अपॉन। तो तुम समझ रहे हो मेरा पॉइंट, कि चाहे क्वेश्चन मास टू मास का हो, पहले हमें मोल टू मोल रिलेशनशिप तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं मोल्स को हम करेस्पॉन्डिंग मासेस में कन्वर्ट है। CH4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, हाइड्रोजन का इज 4। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सीधा भी 16 लिख देती हूँ, ये मैंने थोड़ा सेग्रीगेट करके लिखा है, नहीं तो सीधा 16। जैसे वाटर का सीधा मैंने कितना ले लिया, 18, तो 2 का कितना होगा, 36। तो ये स्टोइकियोमेट्री का कौन सा क्वेश्चन हुआ, मास टू। और जो पहले 2 न्यूमेरिकल्स हमने करे थे वो कौन से थे, मोल टू। पता लग रही है स्टोइकियोमेट्री क्या है, वेरी टिपिकल। बट अगर आप उसको टिपिकल मानोगे, अगर आप उसको सिंपल सोचोगे कि कुछ नहीं है यार, ये मैथ्स का यूनिटरी मेथड ही लगाना है, बस स्टार्टिंग में हमें उसकी स्टोइकियोमेट्री उतार लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कैन यू ट्राई दिस, अब अपने आप ट्राई करो, तुम्हें मजा आएगा। इक्वेशन दे रखी है बट कुछ कुछ इक्वेशन आपको खुद भी बनानी आ सकती है। ये कौन सी इक्वेशन है, अमोनिया की, यस वेरी गुड, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन तो बच्चों को आती होती है, 1N2 + 3H2 gives 2 ammonia. I would like you guys to try it on your own. करना है बोर्ड पे, anyone who wants to like to do it on the board, हाँ करके फिर आके करके देखो। There are 2 type of students, one is who hate chemistry, है ना,
एंड ना ही लव है ना ही हेट है, बट इवेंचुअली अगर अगर नहीं हेट तो लव में हो जाएगी कन्वर्ट, मतलब अगर आपको ठीक ठाक भी लगती है तो अच्छी लगेगी, लेकिन जिनको बिल्कुल ही पसंद नहीं होती, वैसे ना दो तरह की, जिनको फिजिक्स पसंद होती है उनको केमिस्ट्री नहीं होती। उसको मैथ पसंद है, मैथ। हाँ वही दोनों टाइप, ऐसे कभी सेम सेम रहता ही नहीं है। कितने आ रहे हैं? हो गया, आ गया आंसर। मास ऑफ नाइट्रोजन का आंसर मास में देना है। जो तू खुद ही कह रही थी कि मैम कई बार मोल्स देख के मास भी तो पूछ सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है कि उन्होंने क्वेश्चन में अमोनिया के 8 दिए हैं लेकिन नाइट्रोजन का मास के टर्म्स में आंसर पूछा है। चलो इसकी तो जरूरत नहीं है। अब हमें N2 के 1 मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज 28 ग्राम। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने N2 का क्वेश्चन किसकी टर्म्स में पूछा है? आप कहोगे कि मैम अमोनिया को तो आपने नहीं करा, क्योंकि अमोनिया को तो क्वेश्चन में भी मोल्स ही दिए हैं कि 8 मोल्स से कितनी 8 मोल्स ऑफ अमोनिया से कितनी N2 चाहिए। तो इसको अब समझ आ रही है कि किसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बट किसको कन्वर्ट करने की जरूरत है ना? तो जब तुम यहाँ पे पिक्टोरियली लिख लोगे ना कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 मोल्स के लिए कितना मास चाहिए, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसका क्या पूछा गया है कृष्णा, मास। तो ऊपर उसके मोल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मास। हाँ हाँ मास में, यस। आई डोंट हैव आंसर, 13 इज आंसर। अच्छा देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास? 28 ग्राम। 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए? 28/2 14। तो 8 मोल्स के लिए कितनी चाहिए होगी? 28/2 इंटू, नहीं नहीं मोल्स में क्यों आ रहा है? मास में ही आ रहा है कि मैंने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितनी नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, कितनी नाइट्रोजन चाहिए। मैंने 1 मोल थोड़ा लिया है, मैंने नाइट्रोजन मास में ही लिया कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम होता है। तो आई थिंक द आंसर इज 4 8 32 एंड 112 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 17 इसीलिए नहीं हो सकता ना जन्नत, आप देखो अगर 2 मोल्स के लिए ही कितनी चाहिए 28 ग्राम। तो 8 मोल्स के लिए तो ज्यादा ही चाहिए होगी ना। अगर आपकी स्टोइक्योमेट्री कह रही है कि अगर आपको 2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस करने हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए विच इज 28 ग्राम। तो 8 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए तो N2 28 से ज्यादा ही चाहिए होगी ना, तो कम तो आंसर आ ही नहीं सकता। नहीं समझ आ रहा ऐसे में ये वाला स्टेप देखो। क्वेश्चन में बोला था कि 8 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए हाउ व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन इज नीडेड। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में देखा कि अमोनिया के हमें क्या गिवन है? मोल्स। और नाइट्रोजन के मोल्स नहीं पूछे, क्या पूछा है? मास। तो पहले जो मैंने स्टोइक्योमेट्री उतारी थी तो मैंने ये डिसाइड किया कि अमोनिया के मोल्स को मास में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसका भी किसकी टर्म्स में पूछा है? मोल्स की टर्म में ही पूछा है। लेकिन नाइट्रोजन के मोल्स को मुझे करस्पॉन्डिंग किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मास में, क्योंकि क्वेश्चन किसकी टर्म्स में पूछा है? मास। तो जैसे ही मैंने ये डिसाइड करा तो मैंने 1 मोल नाइट्रोजन को उसके मास में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया? 1 n का 14 होता है तो 2 n का क्या होता है? 28। तो वहां से मुझे ये रिलेशनशिप मिल गया कि अगर मुझे 2 मोल्स अमोनिया बनानी है तो मिनिमम नाइट्रोजन मुझे कितनी चाहिए? 28 ग्राम। फिर मैंने 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए निकाल ली, वो तो यूनिटरी मेथड है। पूछी कितने मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए थी? 8, तो इंटू 8 कर दिया, 28/2 इंटू 8, तो आंसर आ गया 112। ठीक है, नोटेड। अब वॉल्यूम की टर्म्स में है, करोगे ट्राई?
पूछा वॉल्यूम है नाइट्रोजन का और अमोनिया के 10 मोल्स प्रोड्यूस करने हैं, हाइड्रोजन की बात ही नहीं करी। पहले स्टोइक्योमेट्री उतारो, फिर डिसाइड करो कि मोल्स को मोल्स में ही रखना है कि मास में कन्वर्ट करना है या वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। ये अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्रॉस क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में पूछा ही नहीं है ना, गिवन है ना। पहले तो मुझे कौन बताएगा कि क्या किसी मोल को मास या वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं मैम कर सकती। नहीं, आपको क्वेश्चन में नाइट्रोजन के क्या निकालने हैं? लीटर्स, मतलब क्या निकालना है? तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? वॉल्यूम में। अगर आपको जिस रिएक्टेंट का मास पूछा था तो हम उसके मोल्स को मास में कन्वर्ट कर रहे थे ना, ऐसे ही अब इस केस में हमें नाइट्रोजन का, हाँ, 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है? 22 लेकिन अमोनिया के मोल्स को मैं वॉल्यूम में नहीं कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि अमोनिया का तो क्वेश्चन में भी किसके टर्म्स में पूछा है? पता लग रहा है ना कि हर मोल को मास या हर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी रिएक्टेंट के मोल्स को वॉल्यूम या मास में कन्वर्ट करो जो वो बोल रहे हैं। लाइक इस क्वेश्चन में वो नाइट्रोजन का लीटर्स पूछ रहे हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो आपको उसके मोल्स को करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन अमोनिया के वो फिर भी मोल्स ही दे रहे हैं ना, कि 10 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम चाहिए। तो इसमें बस अब फिर हाँ 112, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए? 22.4 लीटर, नहीं, 2 मोल्स के लिए, 2 मोल्स के लिए कितनी चाहिए? 22 पॉइंट, तो 1 मोल के लिए कितनी चाहिए? 11.2, है ना। 22.4 बाई 2 11। पूछी कितने मोल्स के लिए? 10 मोल्स के लिए कितनी वॉल्यूम चाहिए? 22.4 अपॉन 2 इंटू 10, सो इट विल बी 11.2 इंटू 10 विच इज 11। बस इतना ध्यान रख लो कि पहले तो मोल्स उतारने ही उतारने हैं, फिर किस मोल को, डिवाइड किया ना, मैंने वॉल्यूम को डिवाइड नहीं करा, मैंने पहले मोल्स कैलकुलेट कर लिए, जैसे 1 के लिए 2 के लिए 10 के लिए इधर 5 मोल्स और फिर नहीं नहीं, 1 के लिए 2 चाहिए। अच्छा, इसने पता कैसे किया है कि 2 अमोनिया के लिए N2 1 चाहिए, तो 10 मोल्स के लिए N2 5 मोल्स चाहिए, फिर 5 को ये भी कर सकते हैं। वेरी गुड, विच इज 1 हाँ। देखो, अपनी समझ है, मैंने ऐसे मेथड्स निकाले हुए हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों को इजी लगेंगे। लेकिन अगर जैसे इसने पकड़ा है, पकड़ने की बात है कि मैं पहले मोल्स ही निकाल लूं, फिर बाद में उसको, जैसे तुम भी कह रही थी कि मैम बाद में भी, ये भी ऐसे कह रही थी कि मैम पहले ये निकाल लेते हैं कि 2 मोल्स अमोनिया के लिए N2 कितनी चाहिए, मतलब आधी चाहिए ना, तो 10 के लिए N2 के कितने मोल्स चाहिए होंगे। लेकिन N2 का आंसर वॉल्यूम में देना है तो 5 इंटू वो कर लो, वो भी कर सकते हो। अगर तुम ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि पहले मैं मोल टू मोल्स में ही आंसर निकालूंगा, एंड में मैं मोल्स को मास या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूंगा, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। तो जैसे तुम्हें सही लगे, ये भी अच्छा मेथड है वैसे। अब ये करके देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, 10 liters of ammonia. अब हमें दोनों को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ही वॉल्यूम दिया, मतलब वॉल्यूम ही दिया है, वॉल्यूम ही पूछा है। इसमें आप वो पहले वाला मेथड नहीं लगा सकते कि मोल्स निकाल लो, क्योंकि इसमें रिएक्ट प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम गिवन है और रिएक्टेंट का भी क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो इसमें तो हमें मोल्स को करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में चेंज करना ही
डाउट है? पूछो पूछो वंशिका। हाँ हाँ करो। पहले दोनों मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लो, उनके वॉल्यूम में। वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22 पॉइंट 3 into 22.4 liter is 64 और इसका 2 into 22.4 liter is तो 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 67.2। 1 लीटर अमोनिया के लिए कितनी H2 चाहिए? 67.2 अपॉन 44 तो 10 लीटर अमोनिया के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी? 67.2 अपॉन 44.8 इंटू 10, ये 3/2 बनेगा तो 2/5, तो कितना आ गया? वैसे एक बात बताऊं, इसमें भी अगर आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट ना भी करो तब भी हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखो ना, आप दोनों साइड ही किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? मासेस में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किसी का मोलर मास पूछा है, किसी का मोलर मास। जब आप वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करोगे, चाहे ये है चाहे ये, दोनों को ही किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें कॉमन फैक्टर 22.4 रहेगा ही रहेगा, यानी कि जब आपकी जो भी वैल्यूज बनेंगी उसको कट के वो वही बनेगा, 3/2 ही। बट यू गो बाय दिस मेथड ओनली, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, समझ आया सबको कि पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? हाइड्रोजन और अमोनिया के मोल्स को किस में कन्वर्ट किया? करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में। किस में कन्वर्ट किया? करेस्पॉन्डिंग। क्योंकि क्या हमें क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम का क्वेश्चन है? क्या हमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन वॉल्यूम टू वॉल्यूम का? ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि अमोनिया का क्या दे रखा है और नाइट्रोजन का भी क्या पूछा है। So when volume is given and volume is asked, can we say that it's a volume to volume relationship? तो जब भी हमारा वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन होगा, जस्ट कीप वन थिंग कि हमने उन मोल्स को कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करना है, और मोल्स को कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करना तो बहुत ही इजी है। ऑल वी हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 22 पॉइंट। मासेस में कन्वर्ट करने के लिए तो फिर भी हमें मोलर मास देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं? जैसे अब CO2 का है तो हमें CO2 का मोलर मास 44 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अमोनिया तो उसके 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट वॉल्यूम तो और भी इजी है, क्योंकि चाहे N2 गैस है चाहे अमोनिया गैस है, उसके जितने भी मोल्स है मल्टीप्लाई तो आपको किससे करना है? 22 पॉइंट, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, वन मोल हैज ऑलवेज हाउ मच वॉल्यूम? 22 पॉइंट। उसके बाद आपको एक बार पता लग गया कि इतनी वॉल्यूम से इतनी वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है, तो एक से कितनी रिएक्ट करेगी, तो इतनी प्रोड्यूस करने के लिए कितनी, उसके बाद तो यूनिटरी मेथड ही है। तो डिड यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑफ व्हाट स्टोइकियोमेट्री इज? एंड कैन वी जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन हमें पता लग जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन मोल टू मोल का है, क्या ये मोल टू मास का है, क्या ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम का है। तो अभी मैंने आपका सिर्फ बेस बनाया है, अब हमारे थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, जो आज मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि अभी आप अपना पिछला फिनिश अप करो, ठीक है? क्योंकि कल मैंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के 5-7 न्यूमेरिकल दिए थे, वो भी तुम सबने नहीं करे है ना, कुछ किसी ने करे होंगे, किसी ने नहीं करे, तो वो फिनिश करो। उसके बाद जो पहले 1 to 25 है उनको ट्रैक पे लाओ, कि जिसने 10 पे छोड़ रखे हैं वो 2-4 और करो, ठीक है? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू इफ यू फील कि सक्सेस लेनी है, मार्क्स लेने हैं, शॉर्टकट मेथड नहीं है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है? तो इसलिए आज मैं स्टोइकियोमेट्री का कोई होमवर्क नहीं दे रही, क्योंकि मैं ये अज्यूम करूँ कि आप अपना पिछले वाला सारा कंप्लीट करोगे। कल मैं थोड़े से स्टोइकियोमेट्री के लेवल ऑफ क्वेश्चंस को अप करके आई विल ब्रिंग यू टू द लिमिटिंग रिएजेंट एंड विल कंक्लूड द टॉपिक, ठीक है? टाइम हो गया है क्या? ओके। अमृत